है गाने मारो घड़ो घड़ो राम राम। नमस्कार, वालेकुम सलाम। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर मौजूद हमारे बाड़मेर जैसलमेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय भाई साहब नहीं, मेरे से छोटे हैं इसलिए आदरणीय भाई कैलाश जी चौधरी। भैया, हाँ भैया कह लो, भैया। छोटे भैया। अब प्रियंका के भैया गड़बड़ है, ध्यान रखना, इसलिए भाई ठीक है। भाई ज्यादा ठीक है क्योंकि एक और प्रियंका चल रही है, तो इस वक्त प्रियंका के भाई ठीक है, भैया रहने दो। क्यों, सब मंजूर है ना? सब सहमत हो ना इस बात से? कैलाश चौधरी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की ना। भाई आवाज नहीं है, फिर से किसी ने हाथ नहीं उठाया तो हाथ खड़ा कर लेना भाई। भारत माता की। अभी मंच वालों ने नहीं उठाया, ये मंच वाले केवल हाथ उठवाते हैं दूसरों के, खुद नहीं उठाते। आज इनके उठवाएंगे, ठीक है ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वाह, धन्यवाद। बहुत देर बाद ऐसा जोश देखने को मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग नेता, शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं। मैं उन सभी का नाम कोशिश करूंगी। आदरणीय, सबसे पहले हमारे विधायक जी हमीर सिंह जी, आदरणीय लादूराम जी, आदरणीय अमरा राम जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, आदरणीय सांग सिंह जी। एक देखिए, महिला शक्ति में से 4 महिलाएं हैं, कविता जी, पूनम जी और सिगरती जी। बाकी हमारी बहनें आई नहीं है। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऐसे तो बहुत सारे नाम है, मैं अपने लूंगी ना तो हमारे भाई जी, मोहन जी, नगर सिंह जी, बहुत सारे बैठे हैं। तो मैंने यही सोच रही थी जब मंच में बैठी थी कि अगर नाम लूंगी तो मंच में नाम लेने में शायद मेरा पूरा भाषण खत्म हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जन और खास तौर से आज मंच पर हमारे बीच में आरएलपी के जो उम्मीदवार रहे हैं, उमेदवार राम जी पधारे हैं, मैं आज उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ सामने बैठे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्ग, सभी दूर दूर ढाणियों से बिराजे हुए किसान बंधुओं, भाइयों और मेरे बगल में खड़ी हुई हैं, आप सभी को मैं, आप जो इतनी भारी संख्या में आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए। और कैलाश जी चौधरी को जो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि बाड़मेर जैसलमेर से हमको एमपी जिताना है और वहाँ दिल्ली में पहुँचाना है। इसके लिए आप सब जो संकल्प लेकर आए हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मीडिया के बंधु हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये जो चुनाव है, अभी पहले मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये जो चुनाव है ये किसी प्रत्याशी का नहीं है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। ये जो चुनाव है ये हमारे देश के अस्तित्व का चुनाव है। हमें ये नहीं सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है या कांग्रेस को विजयी बनाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कांग्रेस से प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को विजयी बनाना है या कैलाश जी को विजयी बनाना है। आज के दिन अगर हमारा ये वोट है, आज के दिन हमारे जो हाथ में ये ताकत लोकतंत्र ने दी है, ये जो ताकत का इस्तेमाल अगर करना है तो ये हमारे देश के अस्तित्व को बचाने के लिए करना है। आज अगर आपका वोट आप देते हो तो वो
हमारे देश के लिए देते हो, हमारे राष्ट्र के लिए देते हो, हमारे हिंदुस्तान के लिए देते हो। और मैं ये मानती हूँ कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय आने वाली 29 तारीख को अगर वोट देगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर देगा कि मेरा वोट राष्ट्र के हित में है या राष्ट्र के विरोध में। अगर आप ये मन में विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर जाएगा, कहीं और जा ही नहीं सकता। तो ये सब आपको विचार करना है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके घोषणा पत्र की बात करते हैं। ऐसा घोषणा पत्र बनाया है कि अगर कोई हिंदुस्तानी समझ ले, उसको गहराई से पढ़ ले, उसकी एक एक बात को थोड़ा बारीकी से जान ले, तो वो कभी अपने जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उसके घोषणा पत्र में लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो राष्ट्रद्रोह, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, राष्ट्रद्रोह कोई अपराध नहीं होगा। क्या हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी व्यक्ति इस बात को सहन कर सकता है क्या? आप सहन करेंगे क्या? तो आप वोट देंगे क्या कांग्रेस को? आप देने देंगे क्या? तो ये एक जाति का चुनाव नहीं है, ये एक धर्म का चुनाव नहीं है, ये एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये हम सब का चुनाव है, ये हर एक भारतीय और हर एक हिंदुस्तानी का चुनाव है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि 29 तारीख को न सिर्फ आप बल्कि आपके पास रहने वाले सभी लोगों से कहें कि वोट देना है तो कमल के फूल पर देना। आज अगर हिंदुस्तान की साख बढ़ी है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण बढ़ी है। पहले तो हमारे जो वीर थे, हमारे जो शहीद हुए, बाड़मेर से लेकर झुंझुनू तक, नागौर तक, हमारी ये धरती शहीदों से भरी पड़ी। उनकी वीरांगनाओं से जाकर पूछोगे उनके हाल। और ये जो वोट देने का मामला है, ये सिर्फ कोई सरकार चुनने का मामला नहीं है। इसके अंदर आपकी ये जो वोट होगा, ये इन शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। इन शहीदों को श्रद्धांजलि होगी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ समाचार आता था, कि भाई आपके भाई है, आपके पति है, आपका बेटा है, वो शहीद हो गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिनके टाइम में, जिनके समय में घर पे वो शहीद आने लगे। और आज के दिन ये स्थिति है कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री खुद उनकी दिल्ली के अंदर, उनकी जो हमारी पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके अंदर जो शहीद हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद गए थे वहाँ पर और हर एक शहीद को सलामी दी थी, हर एक शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज वही श्रद्धांजलि फिर से हम सबको देनी है। एक बार फिर मौका आया है। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रत्याशी कौन है। देखिए, चुनाव का समय है और राजनीति है। चुनाव का समय और राजनीति एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का, झूठे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का वक्त है। कैलाश जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को चुना। आज ये मौका है कि हम कैलाश जी चौधरी को जो वोट देंगे, वो वोट कैलाश जी को नहीं, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा और उनके हाथ मजबूत करेगा। ये वोट शहीदों को जाएगा, उनकी वीरांगनाओं को जाएगा। ये वोट हमारे देश को जाएगा, जिस देश को कभी पूछा नहीं जाता था और कभी कमजोर समझा जाता था। आज उसी देश के जो विदेश मंत्री हैं उनको बुलाकर इस्लामिक राज्य अपने मुख्य अतिथि बनाते हैं और वो वहाँ जाकर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हैं, जहाँ कभी हिंदुस्तान को घुसने नहीं दिया जाता। ये अगर हुआ तो क्यों हुआ? ये हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। अरे ये गरीबों की बात करते हैं। अब मुझे तो ये गणित समझ नहीं आई हुई। मैं अभी बात कर रही थी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी भी मेरे पास बैठे थे और विक्रम सिंह जी भी मेरे पास बैठे थे।
तो मैंने कहा भाई ये गणित तो समझाओ मेरे को कि महीने के 12,000 कांग्रेस कह रही होने चाहिए देंगे हैं, और साल भर के अंदर कितने बोल रहे 72,000। तो महीने के 12,000 के हिसाब से साल के 72,000 कैसे? अगर 12,000 को आप गुणा करो 12 से तो कितने होते हैं? 1,44,000। तो भाई ये गिनती कहाँ से आई 72,000 की? ये सोचने की बात है। ओ कोई पीछे से बोल रहा है बच्चा भूल गया। ये जो घोषणा पत्र के अंदर बातें आ रही है ये हमको दिख रहा है। आज दिन तक जो घोषणा पत्र बनाया है कांग्रेस ने, जो घोषणाएं की है वो सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं की है। एक लाइन लिखी, आपने देखा होगा कई बार एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इश्तिहार आते हैं कि भाई इतने में इतनी चीज, इतने में इतनी चीज, और नीचे छोटा सा सितारा बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मतलब उसके ऊपर जो भी कंडीशन होंगी वो अप्लाई होगी। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो इसी तरह का है। वो एक लाइन बोलेंगे कि हम इतने देंगे, लेकिन उसका जब आप डिटेल पढ़ते हो, जब उसका पूरा समीक्षा करते हो तो आपको पता चलता अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। आज किसानों के ऋण माफी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों की, कितने किसानों की ऋण माफी होगी? उसमें भी 10 तरह की शर्तें लगा दी। बेरोजगारी की बात करते हैं, अरे भाई एक बात बताइए, जब आप रोजगार देने की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है? आप किसी को सक्षम बनाते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को, पूरा टैलेंट को यूज करके और फिर लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करे, तो क्या वो रोजगार नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को रोजगार बनाने लायक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ सरकारी नौकरी ही है? रोजगार का मतलब ये है कि हम अपना पेट खुद पाल सकें, अपनी कमाई खुद कर सकें। और उसमें मुझे खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया, और जिस तरीके से हमारे युवाओं को, उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा भारत देश जो सबसे युवा देश है, वो आने वाले समय में किस तरह विकास की सीढ़ियां चढ़ता है ये हम देखेंगे। और देश तो देखिए, अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। किसी रिक्शे वाले से किसी ने पूछा था, एक बहुत बेचारा गरीब रिक्शे वाला था, बहुत ही गरीब, जिसके खाने का पता नहीं था। वो दिन भर रिक्शा चलाता, पसीना बहाता गर्मी के अंदर, तब वो पूरे दिन इतना कमा पाता था कि अपने परिवार का पेट का पालन पोषण कर सके। उस गरीब को पूछा किसी ने, मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आप वोट किसको दोगे? तो उस गरीब रिक्शे वाले ने कहा कि साहब मैं तो वोट अपना मोदी जी को दूंगा। अरे भाई क्यों? तुम्हारे तो रोजगार नहीं हुआ, तुम अभी गरीब हो, तुम अभी रिक्शा चला रहे हो। उस गरीब रिक्शे वाले ने क्या जवाब दिया? उसने कहा साहब देश बचेगा तो मैं बचूंगा, अगर देश ही नहीं होगा तो कहाँ मेरा रिक्शा होगा और कहाँ मेरा घर होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें देश के लिए वोट करना, हमारे राष्ट्र के लिए वोट करना। और इसके लिए जो 29 तारीख है उस दिन कैलाश जी चौधरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। आज अगर पाकिस्तान, हम तो बॉर्डर पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये सीट चली गई तो बाकी हिंदुस्तान रहेगा, ये तो बॉर्डर वाले तो समझे नहीं, हम तो क्या समझा रहे हैं। तो हमें तो समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि आज जो अगर पाकिस्तान डर रहा है, अगर आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से डर रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है और वो है नरेंद्र मोदी जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, 72 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये इंतजार कर रहा हो, ये गुहार लगा रहा हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरा एक बार फोन रिसीव कर ले। ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ, नहीं ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। और कुछ ताकतें हैं जो आज भी बोलती हैं कि बात करनी चाहिए। अरे बात क्यों करनी चाहिए? उन लोगों से बात क्यों करनी चाहिए जो हमारे घरों में घुसकर हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं? क्या उनसे हमें बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, ऐसे कानूनों में बदलाव लाना चाहते हैं कि अगर वो फौज, अगर हमारी वो सैनिक उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करे
तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। क्या ये होना चाहिए? कौन कहेगा अरे भाई आतंकवादी तो यही कहेंगे कि हमारे घर में घुसे, हमारा सामान ले लिया, हमारी महिलाओं से छेड़खानी की, यही कहेंगे। वो कब कहेंगे हम आतंकवादी थे तो हमारे घर में सेना घुसी? और ऐसे में जब सेना अगर एक्शन लेती है और उस सेना के खिलाफ अगर मुकदमा दायर हो जाता है तो उस सेना को कमजोर करने की जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है, ऐसी कांग्रेस को क्या वोट देना चाहिए? कभी नहीं। एक भी हिंदुस्तानी अगर सच्चे हिंदुस्तानी है तो उसको उस कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। आज के दिन अपनी सारी व्यक्तिगत लड़ाइयां भूल जाओ, सारी बातें भूल जाओ। एक ही बात याद में रखनी है, एक ही बात दिमाग में रखनी है, राष्ट्र बचेगा तो मैं बचूंगा। और राष्ट्र कैसे बचेगा? अगर मोदी जी बचेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम बचेंगे और राष्ट्र बचेगा।